टोनी क्रूज भाई क्या करते हो चूतियापन का। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जाना सबसे ज़्यादा खटका मेरे को, सबसे ज़्यादा उसने तोड़ा अंदर से। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा इमोशनल में किसी के फेयरवेल पे हुआ था वो सर्जियो रामोस का था, मतलब रोक ही नहीं पा रहा था अपने आप को। और आई थिंक टोनी क्रूज का भी ना, वो मुझे पता है वो लगा पड़ा है भाई, वो ट्विटर पे वो पेल रहा है, यहाँ पर जोक मार रहा है, बैंटर मार रहा है, बट उसको भी पता है कि भाई टूट चुका है फैन बेस भाई। एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट फैन बेस, रियल मैड्रिड का फैन बेस, लेकिन अगर आप यहाँ पर पूरे फुटबॉल कम्युनिटी की बात करोगे इट्स शॉकिंग। और क्योंकि यार मतलब टोनी क्रूज अपने करियर का वन ऑफ द बेटर सीजन खेल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट सीजन। 32 ईयर्स की एज में भी वो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो, उसको देख के लगता ही नहीं है कि पासिंग एक्यूरेसी की बात करें, खेलने के तरीके की बात करें, इंप्रूवमेंट हो रही है, कन्विक्शन है, डेडिकेशन है, हर एक चीज़ है। और ऐसे में जब हर चीज़ बढ़िया चल रही है तो आपको और लगता है कि अब तो इसका मतलब ये और भी ज़्यादा मोटिवेटेड होगा। तभी यहाँ पर टोनी क्रूज आता है और कहता है कि नहीं अब मेरा बस हो गया। और ये सबको पता था कि टोनी क्रूज जिस तरीके से पिछले साल भी ऐसा ही था कि यहाँ पर वो हिंट दे रहा था कि भाई ठीक है मैं अपने पीक पे छोड़ दूंगा फुटबॉल को, ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर इवेंचुअली उसने रियल मैड्रिड के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करा। और इस बार भी कहीं ना कहीं यहाँ पर खबरें थी कि शायद से लूका मॉड्रिच वो बंदा होगा जो कि जाएगा, और जिसके लिए भी आप कह सकते हो कि इक्वली अपन लोग इमोशनल होते हैं। और यहाँ पर टोनी क्रूज 1 साल के लिए रुकेगा, लेकिन लूका मॉड्रिच अब रुकता हुआ दिख रहा है और टोनी क्रूज जा रहा है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि ये चीज़ भाई लूका मॉड्रिच भी इमोशनल है, बट लॉजिकली आप सोचोगे 39 ईयर्स ऑफ एज है, ठीक है। टोनी क्रूज की हम बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली 32, मतलब क्या है उम्र है। बट अगर आप रिपोर्ट्स की बात करोगे तो सबको शॉक लगा है, सब कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल तरीके से पकड़े गए हैं। उन्होंने रिसीव करी है इस न्यूज़ को, पर्टिकुलरली यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी को भी सिर्फ 24 घंटे पहले ही बताया गया था। और यहाँ पर उनकी जो अकेडमी है वो भी उन्होंने हाल ही में मैड्रिड में खोली थी, तो रियल मैड्रिड ये मान के चल रही थी कि भाई वो यहाँ पर 1 साल और रुक जाएगा, क्योंकि रियल मैड्रिड भी तुमको पता है अपने वेटरन्स को ज़्यादा 1-2 साल 3 साल के लिए नहीं खींचती है, वो सिर्फ 1-1 साल का कहती है, ठीक है 1 साल और देख लेते हैं, 1 साल और देख लेते हैं। अब इस समय यहाँ पर सोशल मीडिया पे लॉजिकली रियल मैड्रिड की वाहवाही चल रही है कि ठीक है चुआमेनी है, कामाविंगा है, बेलिंगम है, वाल्वर्दे है, वो सब ठीक है, बट दिस इज द मोमेंट जहाँ पर आप इन सब चीज़ों की बात नहीं करते। यहाँ पर बस इस चीज़ की बात होती है कि वन ऑफ अस जा रहा है वहीं से। और मेरे को बस एक चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि कोई टोनी क्रूज के रिप्लेसमेंट के बारे में बात ना करेगा, क्योंकि है नहीं। जस्ट लाइक सर्जियो बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, जस्ट लाइक मेसी रोनाल्डो के इनके रिप्लेसमेंट नहीं है, भाई टोनी क्रूज का भी रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब अगर मेरे को कल को कोई कहेगा कि नेक्स्ट जिडान ये है तो आप हंस दोगे, ठीक है नॉर्मल सी बात है, लेकिन मेरे को लगता है कि कोई ये कहेगा ना कि ये नेक्स्ट टोनी क्रूज है। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं चेल्सी से। और एक टोनी क्रूज अनप्रेडिक्टेबल है, बट वो 6 चैंपियन लीग जीत के अनप्रेडिक्टेबल होता है, और एक चेल्सी है, ठीक है। तो ट्रॉफी जीतूं मैं झाट पर और मैनेजर सैक करूं मैं राहत पर। भाई अब तुम में से देखो काफी सारे लोग कहोगे कि अचानक से पोचेटिनो को सैक कर दिया तब सारे के सारे यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, सॉफ्ट स्पॉट दिखाने की कोशिश करेंगे, एग्जैजरेट करेंगे, जबकि पोचेटिनो को सैक होना ही था। पूरे गलत नहीं हो, पर गलत तो फिर भी हो, पार्शली गलत हो। वो इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे 2024 से पहले, यानी कि जो पहला हाफ ऑफ द सीजन था, चेल्सी बहुत ही खराब खेल रही थी, 11वीं-12वीं पोजीशन पे थी। और डेफिनेटली उस टाइम अगर पोचेटिनो को सैक किया था तो आज मेरे को लगता है कि ऐसा रिएक्शन हमको देखने को मिलता, सब वाहवाही कर रहे होते और सब रिप्लेसमेंट की बात कर रहे होते, ना कि चेल्सी ने क्या कचरा फैलाया है। ये बात मानते हैं, लेकिन अब वो तो मोमेंट चला गया ना। अब आप पूरे सीजन आ गया ना, आपने पूरे सीजन जब आपको लोग एक्चुअली में कह रहे थे कि उसको सैक कर दो और दूसरे मैनेजर को लेके आओ क्योंकि हालात बद से बदतर हैं, फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तब तो आपने ये कह दिया कि प्रोसेस को ट्रस्ट करो, हम हर बार यहाँ पर मैनेजर को सैक नहीं कर सकते, हम यहाँ पर पिछले रिजीम का यहाँ पर काम नहीं कॉपी करेंगे, हम यहाँ पर प्रोसेस को ट्रस्ट करेंगे। मिकेल आर्टेटा का 10 नहीं, चलो 10 की माँ की आंख, लेकिन यहां पर जब आपके पास पूरे सीजन का सैंपल आ गया और आपको पता है 2024 की अगर हम बात करें 4th हाईएस्ट पॉइंट एक्यूमुलेट कर रहे हैं चेल्सी ने, लास्ट 5 है, जो 11वें-12वें स्थान पे बिल्कुल लंगड़ा रही थी वो अब यहाँ पर यूरोपा लीग ऑलमोस्ट खेल सकती है, वो यहाँ पर डेफिनेटली कॉन्टिनेंटल फुटबॉल के प्रिपेयर्ड है। जो सब लोग पॉइंट्स टेबल की बात कर रहे हैं, सब लोग पोजीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ये चीज बात नहीं कर रहा जो कचरा आज से 6-7 महीने पहले बिल्कुल ही घटिया और अनसॉल्वेबल लग रहा था, एटलीस्ट अब वो कचरा है तो कुछ हद तक अभी भी कचरा ही, लेकिन उस चीज पे एक प्लान दिख रहा है।
उसमें टाइम लगता है। पोचेटिनो ने अपना टाइम दिया है, और मैं ये नहीं कह रहा कि पोचेटिनो इसको चैंपियन लीग जितवा देता है, प्रीमियर लीग में यहाँ पर डेफिनेटली वो कंपीट करवा देता है। पॉइंट इसकी उसने अपना टाइम दिया है, इन प्लेयर्स ने मैनेजर को टाइम दिया है, दोनों ने यहाँ पर एक दूसरे के साथ एक सिनर्जी बिठाई है। और हमको नहीं भूलना चाहिए कि कोल पाल्मर एक ऐसा प्लेयर है, मालो गस्तो की बात करें, कोल पाल्मर की बात करें, एक दो और प्लेयर्स की बात करें, जिसको पोचेटिनो ने अनलॉक किया है, मदद किया है, कॉम्प्लीमेंट किया है, जो कि पहले नहीं था। पहले नहीं था ये चीज, अब आपने सैक कर दिया, अब नया मैनेजर आएगा। पहले तो यही बात की बात है, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थॉमस टुकल अपनी आके स्टोरी कंप्लीट करेगा। मैं पहले बता रहा हूं, बहुत कम चांसेस हैं। टुकल चेल्सी आना चाहता है, ये बात भी सच है। चेल्सी चाहती है कि टुकल आ जाए, ये बात सच नहीं है। देखो चेल्सी का फैन बेस, चेल्सी के फैन बेस पे नहीं चलता, ठीक है। तो चेल्सी वो तो कोई सा भी क्लब नहीं चलता, बट फैक्ट ये है कि चेल्सी का जो ओनरशिप है ना, वो घटिया है एक नंबर की, बहुत घटिया है एक नंबर की, ठीक है वो। और इसमें चलो एक बात को मैं ये भी कहूँगा, घटिया भी क्या कहूँ, बस ये कह सकते हो कि आप टुकल और चेल्सी के ओनरशिप में बात नहीं बनेगी, बिल्कुल बात नहीं बनेगी। और अगर ये बात ही नहीं बनेगी तो टुकल आएगा भी नहीं। उसके बाद हंसी फ्लिक हो गई मना। जर्मन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि हंसी फ्लिक डेफिनेटली चेल्सी की जॉब पे इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं बनने वाला। अगला इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, रॉबर्टो डिजर्बी की बात कर लेते हैं। अब देखो डिजर्बी के रिगार्डिंग ये तय बात है कि चेल्सी बहुत इंटरेस्टेड होगी, मे बी डिजर्बी भी हो सकता है। लेकिन अभी कल की बात करें तो डिजर्बी और एसी मिलान के लिंक्स आ रहे थे, और अगर आज की बात करें तो स्पोर्ट ने लिटरली एक ये डाला है कि भाई ब्राइटन को किसी ने रिलीज क्लॉज पे कर दिया यहाँ पर डिजर्बी का, यानी कि डिजर्बी को सैक नहीं किया गया, म्यूचुअल एग्रीमेंट उसका हटाया नहीं गया, बल्कि उसको निकाला गया है वहां से। लेकिन वो क्लब कौन सा है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। ये सिर्फ तभी होता है जब किसी भी क्लब का एक करंट मैनेजर के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम आने वाला है, समझ रहे हो ना। मैनचेस्टर यूनाइटेड हो सकता है वो क्लब, क्योंकि उनका एफए कप का फाइनल आ रहा है, ठीक है। ऐसे में वो इस न्यूज़ को बाहर नहीं आने देना चाहते। लेकिन अब क्योंकि आज बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में यहाँ पर चेल्सी ने पोचेटिनो को सैक कर दिया, तो अगेन ये चेल्सी और ये डिजर्बी के रूमर्स वगैरह आने लगे, तो आप कह सकते हो कि आने वाले टाइम में ये सर्कस चालू होगा। लेकिन सर्कस मैनेजर से बढ़कर है भाई। आप प्रोसेस कर रहे हो, लेकिन आपने एंड मोमेंट पे वो चीज़ कर दी जिसने हर चीज़ को रीसेट कर दिया। वो टाइमिंग बहुत घटिया थी, उसके पीछे का रीज़न भी शायद से आप कह सकते हो कि उतना ही घटिया था। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं एक और सर फिर खबर की कि भाई एस्टन विला यहाँ पर रोनाल्ड अराउओ को साइन करना चाहती है एफसी बार्सिलोना। अब तुम्हें तो काफ़ी सारे लोग कहोगे दिव्यांश भाई इस पे 2 मिनट बात करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे हम। तुम्हें भी पता है कि एस्टन विला साइन कर भी सकते हैं, लेकिन अराउओ क्यों जाएगा। अराउओ बार्सिलोना से एस्टन विला, उसके फिलिपो coutinho जैसे टाइम थोड़ी आ गए। देखो इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर भी मेरा फर्ज है तो मैं तुमको बता देता हूँ कि देखो खबर ये है कि एस्टन विला ने पहली बार्सिलोना को नोटिफाई किया था और एक बार इंक्वायरी डाली थी, और उन्होंने कहा था कि अगर एस्टन विला यहाँ पर चैंपियन लीग क्वालिफाई कर जाती है तो वो यहाँ पर पैसा देने के लिए तैयार हैं, जो कि एक्सेस ऑफ 100 मिलियन बताया जा रहा है। यानी कि एस्टन विला 110-120 भी दे देगी। लेकिन ये बात भी सच है कि अराउओ यहाँ पर एस्टन विला पे नहीं जाने वाला, कोई मतलब नहीं बनता। मतलब रिपोर्ट्स में लिखा जा रहा है कि अराउओ को एक्साइटिंग चैंपियन लीग फुटबॉल मिलेगा। अबे बार्सिलोना भी खेलेगी भाई अगले सीजन चैंपियन लीग, बार्सिलोना बाहर थोड़ी हो गई है। लेकिन मैंने ये चीज़ इसलिए कवर की है क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक चीज़ ओपिनियन अपना देना था कि डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप बार्सिलोना के आने वाले टाइम की बात करोगे ना भाई, अगर आप मैनेजर पे कॉन्फिडेंट नहीं हो ना तो हर चीज़ बंद कर दो। अगर जावी पे कॉन्फिडेंस है ही नहीं तो कौन सा प्लेयर बाहर जाएगा, कौन सा प्लेयर अंदर आएगा, इस चीज़ पे सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि ना कि आपने चेल्सी वाला काम कर दिया कि सारे प्लेयर्स इकट्ठे करके पता नहीं अपने दिमाग चलाया और फिर जो मैनेजर लेके आया उसके ऊपर सारा मार दिया। आई नो कि जो भी मैनेजर आएगा वो अराउओ को अपना की कॉम्पोनेंट मान के चलेगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको यहाँ पर इनकी फाइनेंशियल दिक्कतें भी समझनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके ऊपर से ये कि कैंप नो अब यहाँ पर डिले हो सकता है। लेपोर्टा लिटरली भाई, लेपोर्टा भाई इसके पुतले जलने वाले बहुत जल्दी। इसी के साथ यहाँ पर अब थोड़ी यूरोस की बात करते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर भाई पोर्चुगल और इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड्स बाहर कर दिए हैं। पोर्चुगल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो लीड करने वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सेमेडो की बात करें, रूबन दियास की बात करें, डिएगो कोस्टा, जोसे सा, यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस, डिएगो डालो, सब सारे बढ़िया प्लेयर्स हैं, बर्नार्डो सब बढ़िया है। मेरे को बस ये लग रहा है कि इस स्क्वाड को देख के आप ना कंफ्यूज रहोगे थोड़ा से कि पोर्चुगल से एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो। ये स्क्वाड में विनर्स हैं भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो लीड करेगा, बर्नार्डो सिल्वा है, ब्रूनो फर्नांडिस है, रूबन दियाज है, नेल्सन सेमेडो डेफिनेटली अगर हम बात करें तो वुल्व्स का इस बार प्लेयर ऑफ द ईयर बन के निकला है। डिएगो डालो की बात करें वो भी एक तरीके से यूनाइटेड का प्लेयर ऑफ द ईयर कंटेंडर है। तो आप, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है पोर्चुगल की हरकत भी फिर आपको पता है कि यार ये हग भी सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आप
किसी भी एनालिस्ट को पढ़ लो, किसी भी आप ओपिनियन को पढ़ लो, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो यही है कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके क्या रिएक्शन आने वाला है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके भाई मार्टिनेज कैसे अपने आप को अलाइन करेगा, कैसे यहाँ पर उसको भी खुश रखेगा और स्क्वाड के बैलेंस को भी देखेगा। भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक स्टिंकर यूरोज में गांड लगा देगा भाई, रोनाल्डो और पोर्चुगल दोनों के लग जाएंगे भाई। बट ये है कि डेफिनेटली मार्टिनेज के अगर आप शब्दों को देखोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखोगे, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके वो बहुत ज़्यादा बुलिश है कि रोनाल्डो को लेके वो बहुत बड़ी चीज़ कर सकता है। और ऐसे में यहाँ पर सोशल मीडिया पे फैंस भी इस चीज़ को लेके काफ़ी डिबेट कर रहे हैं कि रोनाल्डो और ब्रूनो फर्नांडिस साथ में नहीं खेल सकते। तो ये सब चीज़ों को भाई देखना पड़ेगा। पता है पोर्चुगल बहुत बढ़िया स्कोर लेके आ रही है, लेकिन बहुत बड़े बड़े डिसीजन यहाँ पर, एक छोटी सी गलती अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर बढ़िया खेल जाता है तो ठीक है, और रोनाल्डो अगर जरा सा भी स्टिंकर ड्रॉप करता है तो खत्म हो जाएगा पोर्चुगल का वहाँ पर कैंपेन। खैर इसी के साथ अगर बात करें इंग्लैंड को स्क्वाड की, तो 2 सबसे बड़े नाम बाहर हो गए हैं यहाँ पर। अब देखो अभी भी 7 नाम और बाहर जाएंगे, क्योंकि 33 नाम की लिस्ट निकाली है, 26 की सबमिट करनी है, लेकिन मार्कस रैशफोर्ड 33 में भी नहीं आया, जॉर्डन हेंडरसन भी 33 में नहीं आया। देखो हेंडरसन का एक तरीके से समझ में आता है, सऊदी अरेबिया चला गया था, बट फिर उसने आईएक्स पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए रखा था कि वो यूरोज आना चाहता है, और क्या कहते भी है, खबरी है भाई, वो खास आदमी है साउथगेट का। लेकिन मार्कस रैशफोर्ड को लेकर बहुत बड़ी चीज़ है, और ये रैशफोर्ड को अब समझ जाना चाहिए कि भाई उसका पीआर काम नहीं करेगा भाई, और ये बहुत बढ़िया चीज़ भी है। अगर रैशफोर्ड यहाँ पर इस इंग्लैंड के स्क्वाड में आ जाता ना, तो फिर इंग्लैंड वाले, इंग्लैंड के फैंस की बात करें, इंटरेस्ट रखने वाले, उस पर बात करने वाले लोग के दिमाग में घुसती नहीं है बात। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप स्टर्लिंग की बात करोगे, अगर आप यहाँ पर मेसन माउंट की बात करोगे, बेन चिलवेल की बात करोगे, इन सबको भी यहाँ पर बाहर रखा गया है। इंग्लैंड के स्क्वाड को आपको देख के लगता है इट्स अ विनिंग स्क्वाड। इसमें कोर इंटैक्ट है, नया जनरेशन आ गया है, एनर्जी इसमें है, कॉन्फिडेंस इसमें है, प्लेयर्स अपने पीक पर खेल रहे हैं। हैरी केन की बात करें, जूड बेलिंगम की बात करें, जॉन स्टोन्स की बात करें, तो बढ़िया तो है, खेल तो रहे हैं भाई, और ये टीम बैलेंस्ड भी है। आई थिंक अगर हम अभी की बात करें ना यूरोज में, तो फ्रांस और इंग्लैंड, ये 2 ऐसी टीम्स हैं जहां पर चू चपड़ कम हो रही है और कॉन्फिडेंस सबसे हाई है। जर्मनी की बात करें और अगर पोर्चुगल की बात करें, तो फेवरेट तो ये भी हैं, लेकिन इनमें ना चू चपड़ अभी भी है, और बहुत वल्नरेबल और लूप होल्स हैं जो कि इतनी सी दूर है एक्सपोज होने के।